देखिए बेलमेंट क्या होता है कि आप अपने गुड्स, मॉर्टगेज क्या होता है जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं। बेलमेंट सिंपल ये है फिलहाल बेलमेंट में आपने अपने गुड्स किसी दूसरे व्यक्ति को दिए स्पेसिफिक समय के लिए या स्पेसिफिक यूज के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप अपने गुड्स किसी दूसरे को देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बेलर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स देता है, बेली वो व्यक्ति है जो गुड्स रिसीव कर रहा है। और उस मान लीजिए आपने मेरी गाड़ी मुझसे ली 1 महीने यूज करने के लिए, यू आर दी बेली एंड आई एम दी बेला। ठीक, बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस गाड़ी की भी वैसे ही कदर करे जैसे अपनी की करता है, क्योंकि इंसानी फितरत है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि दूसरे का सामान आप अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और खुद का है तो अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है भैया बेलर को गुड्स को वैसे ही रखना है जैसे वो खुद के रखता, ऐसे ही उसको बेलर के भी गुड्स रखना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 148 मार्क कर लीजिए, डिफाइन किया है बेलमेंट क्या होता है, बेलर बेली क्या होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है 150, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है 150। इसके दो पार्ट हैं, दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बेलर 150 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये कहता है कि अगर मेरे गुड्स में कोई डिफेक्ट है और उसकी जानकारी मुझे, ध्यान से सुनना 150, अगर मैं आपको कुछ गुड्स बेल कर रहा हूं और मुझे पता है कि उसमें कुछ फॉल्ट है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो बताने की। मैंने आपको गाड़ी दी, मुझे पता है कि भैया इसका ब्रेक दबाओ तो एकदम से रुक जाती है तुरंत, इसलिए ध्यान से चलाना, मुझे पता है अगर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताने की। पहला रूल ये। दूसरी ये बात कि अगर मुझे खुद नहीं पता है डिफेक्ट के बारे में तो क्या मैं लायबल हूंगा? अगर मेरे को पता है डिफेक्ट के बारे में और मैंने आपको गुड्स बेल करते समय उसकी जानकारी नहीं दी, इस वजह से अगर आपको कोई नुकसान होगा तो मैं उसकी भरपाई के लिए लायबल हूंगा। ठीक, लेकिन ये कब है? जब मुझे पता हो। अब मुझे ही नहीं पता कोई ऐसा डिफेक्ट मेरी गाड़ी में है और मुझे नहीं पता, और उस वजह से आप गाड़ी ले गए और आपको नुकसान हुआ, क्या तब मैं लायबल होऊंगा? द जनरल रूल इज नो। ऐसे केस में मैं लायबल नहीं होऊंगा जहां मैं खुद, मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर वो बेलमेंट हायर का है, ध्यान रखना, अगर वो बेलमेंट हायर है, हायर मतलब किराए पे, किराए पे बोले तो पैसा, जहां पैसे में दिया है, फोकट में मेरी गाड़ी ले गए हो तो भी बेलमेंट है बेलमेंट तब भी। वहां मैं कौन से डिफेक्ट्स बताने के लिए लायबल हूं? जिनकी मुझे जानकारी है, अगर वो मैंने नहीं बताया, उससे नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। लेकिन जहां हायर है, किराए पे ले गए हो गाड़ी, पैसे दिए हैं मुझे उसके बदले में, जैसे जूम कार ले ली आपने, है ना, तो ऐसे केस में भले ही मुझे नहीं पता हो, फिर भी अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो आई विल बी लायबल फॉर दैट, मैं वहां भी लायबल हूं। कैसे? बेलमेंट में, इफ बेलमेंट इज फॉर हायर। अब आइए 150 पढ़ते हैं। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर। कौन से गुड्स? ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, जिसकी जानकारी हो मुझे, एंड विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम, और जो कि एक सब्सटैंटिव हो फॉल्ट, or expose the bailey to extraordinary risk, and if he does not make such disclosure he is responsible for damage arising to the bailey directly from such fault। कोई भी substantive fault है जिसकी जानकारी मैंने नहीं दी जानते हुए, I was aware, फिर भी मैंने आपको गाड़ी में वो डिफेक्ट नहीं बताया, इसकी वजह से अगर आपको नुकसान हुआ है तो I will be liable for the payment। लेकिन आगे देखिए सेकंड पैराग्राफ, if such goods are billed for hire the bailor is responsible for such damage whether he was or was not aware of the existence of such fault। भले ही पता हो ना पता हो, दोनों केस में लायबल होंगे इफ इट इज फॉर हायर। तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो फ्री पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लाइबिलिटी कम है। ये पेड कोर्स में पढ़ाएंगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसे आ गए उधर, है ना। नहीं मतलब इसका ये नहीं है कि मैं तन्मयता से नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब आप एक टीचर होते हो तो शायद बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को कंस्ट्रेंट करना कि मुझे कोई बात पता है और मैं आपको, आपसे क्लास में वो शेयर ना करूं। ऐसा जनरली नहीं हो पाता है, बहुत अलग तरीके का काबिलियत चाहिए ऐसा करने के लिए, जो मेरे पास तो नहीं है। चलो 151 बात कर लो, इंपॉर्टेंट है। केयर टू बी टेकन बाय बेली, बेली को कैसे केयर करनी है गुड्स की? एज इफ द गुड्स आर हिज ओन, खुद के अपने सामान की जैसे आप केयर करते हैं वैसे ही। हाँ हाँ आई नो मोनिका, यू आर अ फाउंडेशन स्टूडेंट, इसलिए तो तुम्हें ये एग्जांपल दिया मैंने, तुम्हें ऐसा ना हो, ना लगे कि
पैसे क्यों दे दिए मैंने, सब तो फ्री में मिल रहा था, है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तुम्हें पता है फाउंडेशन में किस डेप्थ और इंटेंसिटी के साथ अपन पढ़ते हैं, है ना, वहाँ सारे क्लास नोट्स होते हैं मेरे, वो यहाँ नहीं मिलेंगे, है ना। सो 151 है, केयर टू बी टेकन बाय बेली। सिंपल बात, आपको वैसे ही केयर करनी है गुड्स की जैसे आप अपने गुड्स की करते हैं। ये नहीं कि दूसरे की है तो बस गड्ढे में कुदा दो गाड़ी, है ना, अपनी तो बचा बचा के चलाते हैं, दैट यू शुड नॉट डू। 154 मार्क कर लीजिए, लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल। अगर मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ आपको गाड़ी दी है कि 80 के ऊपर नहीं चलाना है, तो आपको वो फॉलो करना है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया, इस वजह से कोई नुकसान हुआ, तो भरपाई आप करेंगे। ठीक, तो जो ऑथोराइज किया है वैसा ही यूज करना है, उतना ही यूज करना है गुड्स का। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना भाई, 154 के प्री में सीधे सीधे इलस्ट्रेशन पूछे जाते हैं। 154 के इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मार्क करिए 163, बेलर एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्री में पूछा गया है 163 का, कि एक व्यक्ति अपनी एक गाय काऊ को दूसरे के पास छोड़ के जाता है, एंड द काऊ गिव्स बर्थ टू अ काफ, है ना। तो वो जो काफ आया है एग्जिस्टेंस में, वो तब आया है जब काऊ बेली के पास थी। अगर एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है, तो ये जो इंक्रीज हुआ कि गाय छोड़ के गए थे, अब इट हैज गिवन बर्थ टू अ काफ एज वेल, तो वो जो इंक्रीज हुआ वो किसको बिलोंग करेगा, वो बेलर को मिलेगा या बेली को। तो 163 इसमें कहता है इट विल बिलोंग टू दी बेलर, जिसकी गाय है उसको ही बिलोंग करेगा। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ कॉन्ट्ररी लिख लिया है तो फिर वो प्रिवेल करेगा, जनरल रूल वुड बी बेलर को मिलेगा। 170 और 171 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ लीन। लीन का अधिकार क्या होता है, जैसे आपने अपना मोबाइल फोन किसी सर्विस सेंटर या किसी रिपेयरिंग वाले को दिया, उसने आपको चार्जेस बताए, उसने आपका फोन रिपेयर कर दिया, अब उसके पास ये अधिकार है कि वो तब तक आपका फोन अपने पास रख सकता है जब तक आप उसके लॉफुल चार्जेस पे ना कर दें। उसने बताया था भैया 500 रुपए का खर्चा आएगा, उसने ठीक कर दिया, अब आप 500 दिए बिना उससे फोन नहीं ले सकते, भले वो फोन आपका, आप ओनर है, लेकिन पोजेशन का अधिकार उसका है। इसको कहते हैं राइट ऑफ लीन, कि जब तक उसने जो इसके लिए समय खर्च किया, उसका जो रेम्यूनरेशन है, जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक वो आपके गुड्स को अपने पास रख सकता है। ये बात है 170 में, वो बेली है उन गुड्स का, उस मोबाइल फोन का, और वो तब तक रख सकता है गुड्स जब तक आप उसके लॉफुल चार्जेस पे ना कर दें। इसको कहते हैं पर्टिकुलर लीन 170 में, और 171 बात करता है जनरल लीन। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को 175 में मेंशन कर दिया गया है, जैसे बैंकर्स, अटॉर्नी। जैसे मान लीजिए वकील साहब के पास आपने केस लड़ा, आप एक वकील साहब ने आपका केस लड़ा, केस के कागज उनके पास हैं, जजमेंट वजमेंट हो गया, आप उनकी फीस नहीं दे रहे हैं, तो उनके पास अधिकार है, वो केस के कागज अपने पास रख सकते हैं जब तक आप उनका पैसा ना देते हैं। तो जहां स्पेसिफिक लोगों के बारे में बता दिया गया है उसको कहते हैं जनरल लीन, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द केसेस पे पर्टिकुलर लीन अप्लाई होता है जो 170 में दिया है। सेक्शन नंबर याद रखना, दोनों के पूछ लिए जाते हैं, पर्टिकुलर लीन किस में है और जनरल लीन किस में है। सो दैट इज अबाउट बेलमेंट। इसके बाद आइए प्लेज। 172 के ऊपर देखिए एक सब हेडिंग लिखी है बेलमेंट्स ऑफ प्लेज। तो प्लेज बेसिकली ना बेलमेंट का ही टाइप है। प्लेज क्या है, बेसिकली बेलमेंट का ही एक टाइप है। प्लेज बेलमेंट से अराइज होता है। सिंपल सी बात यह है कि जब आप किसी भी XYZ पर्पस के लिए अपने गुड्स किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो बेलमेंट है। जहां मैंने गुड्स किसी और को दिए हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, वो बन जाता है प्लेज। आपने मोबाइल फोन किसी को गिरवी रख के पैसा उधार लिया, है तो बेलमेंट, क्योंकि मेरा फोन में किसी व्यक्ति के पास रख रहा हूं कुछ समय के लिए जब तक लोन पे नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि वो मोबाइल फोन एज अ सिक्योरिटी फॉर दी लोन मैंने दिया है, इट इज कॉल्ड प्लेज। गिरवी रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं मॉर्गेज, मूवेबल गुड्स गिरवी रखते हैं प्लेज। पॉनी और पॉनर, पॉनर वो है जिसने अपने गुड्स दिए हैं, मोबाइल जिसने गिरवी रखा है वो पॉनर है, जिसके पास रखा है वो पॉनी है। बेली के जैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिर्फ एक दो प्रोविजन और इंपॉर्टेंट है इसमें, 178 और 178 ए देख लीजिएगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं आता इससे। इसके बाद आ जाइए एजेंसी, फिर आते हैं आखिरी चीज दैट इज एजेंसी। अब एजेंसी तो आप समझते हैं, एक प्रिंसिपल होता है वो अपना एजेंट अपॉइंट कर लेता है कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। दो चार बातें इसके बारे में ध्यान रखिएगा।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, और ये सेक्शन के साथ अपन देखते हैं। जरा सेक्शन देखिए, 182 डिफाइन करता है कि एजेंट कौन होगा और प्रिंसिपल डेटर कौन होता है। तो वो वही है जो आप समझ रहे हैं, प्रिंसिपल डेटर, जिसने अपना काम करने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया है। तो वो जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है वो एजेंट है, जिसने अपॉइंट किया वो प्रिंसिपल डेटर है। ये 182 है। 183 है, हु में एम्प्लॉय एजेंट, कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है? तो वही व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है वो ही एजेंट अपॉइंट करेगा। इससे प्री का क्वेश्चन बनता है कि क्या एक माइनर एजेंट अपॉइंट कर सकता है? द आंसर इज नो। 183 इसके बारे में बताता है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए और एज ऑफ मेजोरिटी मेजर होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, वो ही एजेंट अपॉइंट कर सकता है। सो 183 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 184 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, हु मे बी एन एजेंट, सेम क्वालिफिकेशन उसके भी हैं। 185 कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन ही रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने कहा था ना ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ये स्ट्रिक्टली जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं कई बार, इसीलिए इनको सेपरेट डील किया गया है। सो एजेंसी में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती है, ये 85 में लिखा है। फिर सेक्शन मार्क कर लीजिए 188, 189, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। तो एजेंट की अथॉरिटी उतनी होती है जनरली जितना उसको ऑथोराइज किया है, लेकिन एक 189 है इंपॉर्टेंट, एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को गुड्स दिए हैं, मैं मान लीजिए मैंने पढ़ाना लिखाना छोड़ के मोबाइल का व्यापार चालू किया, क्योंकि ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि पढ़ा लिखा के तो कुछ भला ज्यादा हो नहीं पा रहा है, खुद का तो मैं मेरा, क्योंकि जनता मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मेरे दिमाग में आता है कि मोबाइल का बिजनेस किया जाए। अब मान लीजिए मैं मोबाइल एजेंट्स अपॉइंट करता हूँ जो अलग अलग शहरों में सेल करेंगे। मैंने एक कंसाइनमेंट भेजा अपने एजेंट के पास। अब मान लीजिए इमरजेंसी की कोई सिचुएशन है, मान लीजिए उसे ट्रांसपोर्ट करना है कहीं, तो मैंने भले एक्सप्रेसली ऑथोराइज नहीं किया था लेकिन उसने उन मोबाइल फोन का इंश्योरेंस करा लिया। सो दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। मान लीजिए कुछ ऐसा हादसा हो रहा है जिसमें आग लग रही है, तो जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, जो एक रीजनेबल व्यक्ति अपने गुड्स के साथ करता, अगर वो काम एजेंट ने कर लिया है विदाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी, तो वो भी उसकी अथॉरिटी में कंसीडर किया जाएगा। इसको कहते हैं 189 में एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। 191 में सब एजेंट डिफाइन है, वो भी पढ़ लीजिए। मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, उस एजेंट ने एक अपना सब एजेंट अपॉइंट, एक दूसरा एजेंट अपॉइंट कर लिया, उसको कहते हैं सब एजेंट। प्री में ज्यादा कुछ नहीं आता इससे, जैसा मैं कह रहा हूं ना, मेंस में ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसके बाद। 196 और 97, 98 ये मार्क कर लीजिए। 196, 97, 98 और 200 ये रेटिफिकेशन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिफिकेशन होता क्या है उसको समझ लीजिए। मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, उसको ऑथोराइज किया कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए। अगर मान लीजिए वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिसके लिए मैंने उसे ऑथोराइज नहीं किया, जैसे मैं भोपाल में हूँ, भोपाल से मैंने मोबाइल का कारोबार चालू किया, इंदौर में मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया फोन बेचने के लिए, मैंने एक्सप्रेसली उसको ऑथोराइज नहीं किया था क्रेडिट पे उधारी में देने के लिए, वो उधारी में बेच देता है। अगर मैंने, अब मेरे पास दोनों तरीके से मैं रेटिफाई, अनऑथोराइज्ड एक्ट अगर उसने कर दिया है, मैं उसको ऑथोराइज कर सकता हूं बाद में, इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। ये एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए उसने उधारी पे बेच दिए, अब मैंने एक्सप्रेसली बोल दिया चलो ठीक है यार, ऑथोराइज थर्ड पार्टी को मैंने बता दिया ठीक है यार मेरे एजेंट है, कोई बात नहीं तुम दे देना। या फिर इंप्लाइडली हो सकता है कि उसने उधारी में बेच दिया, एक इंस्टॉलमेंट पे करी उस व्यक्ति ने जिसको उसने क्रेडिट पे दिया था, और इंस्टॉलमेंट मैंने रिसीव कर ली, मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्या ठीक है मेरे एजेंट ने दिया था, उसने कहा सर उधारी में दे दिया था, इंस्टॉलमेंट बना दी थी उसने मंथली, तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर वो मंथली इंस्टॉलमेंट मैंने रिसीव कर ली है, इसका मतलब इंप्लाइडली मैंने रेटिफाई कर दिया मेरे एजेंट के ऐसे एक्ट को जिसके लिए वो ऑथोराइज्ड नहीं था। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उस एक्ट को रिजेक्ट कर दूं या एक्सेप्ट। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं बाउंड हूं, इसको कहते हैं रेटिफिकेशन। जैसा टीपीए में इलेक्शन आप पढ़ेंगे उस तरीके की चीज है ये, कि अगर अनऑथोराइज्ड काम उस व्यक्ति ने कर दिया एजेंट ने, मैं उसको ऑथोराइज्ड बना सकता हूं, इसी प्रोसेस को हम रेटिफिकेशन कहते हैं। तो ये है रेटिफिकेशन। बाकी टर्मिनेशन वगैरह के बारे में दिया है सेक्शन 201 में, कैसे कैसे टर्मिनेट होती है, अलग अलग मोड है।
एक बार रीड करिएगा, दैट विल बी सफिशिएंट। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो मैंने आपको मार्क करा दिए हैं एक्सप्रेसली।